ये देखें कुछ एप्लीकेशंस स्टैंडर्ड मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड करते हैं अगर आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन मौजूद हो। Suppose that T is a linear transformation or T transforms elements of R2 to elements of R4। ये जो T है ये R2 के एलिमेंट्स को R4 में कन्वर्ट करती है और T1 और T2 आपके पास नोन है। E1 का इमेज अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन T is known और E2 का इमेज अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन T is also known। तो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स लिखना है E1 R2 का एलिमेंट होता है, E2 भी R2 का एलिमेंट है और E1 1 0 और E2 0 1। तो आपके पास जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बनेगा सिंपल ए आपके पास स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है, ये पिछले स्लाइड्स में हमने स्टडी किया है। T1 और T2, T1 आपके पास मौजूद है, इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है। ये एक पॉइंट हमें नजर आ रहा है लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग जो पोजीशन वेक्टर बनेगा दैट इज 3 1 3 1। तो ये कॉलम में आपने लिखना है, फर्स्ट कॉलम ये बनेगा। तो 3 2 -5 2 0 0। तो ये आपने कॉलम की फॉर्म में लिखना है। ये पॉइंट है, ये R4 का एक पॉइंट है लेकिन इसका जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो एक वेक्टर बनेगा। यहाँ पे एक वेक्टर लिखना है। तो ये बहुत ही सिंपल, T1 नॉन था, T2 नॉन था, इन दोनों की वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट की तो आपके पास स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ए आ चुका है। सेकंड में देखें T ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R2 to R2 and this transformation rotates the points about the origin through an angle 3 pi by 2 radians, that is anti-clockwise। ये पॉइंट्स, ये जो T ट्रांसफॉर्मेशन है ये पॉइंट्स को रोटेट करती है 3 पाई बाई 2 रेडियंस। यहाँ पे एंगल हमारे पास नोन है और रोटेशन मैट्रिक्स हमने फाइंड करना है। अगर पॉइंट्स रोटेट हो रहे हों तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनता है जिसे हम स्टैंडर्ड मैट्रिक्स कहते हैं, दैट इज कॉल्ड रोटेशन मैट्रिक्स। दैट इज cos फाई माइनस साइन फाई cos फाई। तो फाई आपके पास मौजूद है, cos फाई की अलग वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, साइन फाई की अलग वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और ये वैल्यूज फाइंड करने के बाद इस मैट्रिक्स में हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड मैट्रिक्स R फाई आ जाएगा। यहाँ पे cos फाई दैट इज cos 3 पाई बाई 2। तो cos 3 पाई बाई 2 अगर आप कैलकुलेटर यूज करेंगे तो डायरेक्ट आपके पास वैल्यू 0 आ जाएगी, अदरवाइज आप ट्रिग्नोमेट्री को भी यूज कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में देखें जो cos 3 पाई बाई 2 है इसे हम लिख सकते हैं cos पाई प्लस पाई बाई 2। तो अब ये cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो साइन पाई 0, साइन 180 0 और cos पाई बाई 2 0, इसलिए ओवरऑल रिजल्ट आपके पास 0 आ जाएगा। साइन फाई विच इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2, अगेन साइन पाई प्लस पाई बाई 2। आप इसे साइन अल्फा प्लस बीटा के फार्मूला से ओपन करेंगे तो रिजल्ट आपके पास -1 आ जाएगा। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये माइनस साइन पाई बाई 2 आएगा और साइन पाई बाई 2 आपके पास 1 होता है तो ये -1। तो आपके पास साइन फाई और कॉस फाई की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करें आपके पास ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है। ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स हर पॉइंट को रोटेट करेगा थ्रू एन एंगल 3 पाई बाई 2। किसी भी पॉइंट को आप रोटेट करना चाहते हैं इस एंगल के साथ तो आप रोटेट कर सकते हैं। एग्जांपल ये है, मसलन आपके पास एक एक्स वेक्टर है R2 में 2 3, आप इसे रोटेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल रोटेट कर सकते हैं। ये जो R फाई है इसको आप ऑपरेट करेंगे इस एक्स पे, 0 -1 1 0
इस मैट्रिक्स को ऑपरेट करें 2 3 पे। अब ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन, देसी मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, ये आपके पास बनेगा 3 और ये आपके पास -2। तो ये पॉइंट रोटेट हो चुका है 3π/2 एंगल के साथ। ये पॉइंट, ये जो एक्स वेक्टर था, ये पोजीशन वेक्टर मैंने यहाँ पे लिखा है, ये 0.23 है। ये पॉइंट रोटेट हो चुका है थ्रू एन एंगल 3π/2। तो किसी भी पॉइंट को आप रोटेट कर सकते हैं, सिर्फ आपने r फाई उस पर ऑपरेट करना है। इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम, T is a mapping from R2 to R2 and this is a vertical shear transformation. Vertical shear transformation that maps E1 into E1 minus 2 E2. जब vertical shear transformation T ऑपरेट करती है E1 पे, यानी T जब E1 पे ऑपरेट होता है तो रिजल्ट आपके पास E1 minus 2 E2 आता है, लेकिन E2 अनचेंज है। यानी T जब E2 पे ऑपरेट होता है नो चेंज, तो T E1 पे ऑपरेट होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, E1 minus 2 E2। इट इज गिवन टू यू E1 1 0 और E2 0 1। तो E1 की वैल्यू यहाँ पे 1 0 और E2 क्या है 0 1। इसको मल्टीप्लाई करें, 1 0 -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 -2। अब इनको ऐड कर लें तो आपके पास 1 -2 आ जाएगा। तो T जब E1 पे ऑपरेट होगा तो रिजल्ट आपके पास इसका, यानी E1 का इमेज अंडर दिस vertical shear transformation is 1 -2। लेकिन T जब E2 पे ऑपरेट होता है तो रिजल्ट आपके पास E2 आता है, यानी नो चेंज। इट मींस E2 पे जब ये ऑपरेट होता है तो E2 ही रिजल्ट आता है। E2 आपके पास 1 0 है, तो T1 और T2 आपके पास आ चुके हैं। लिहाजा जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है दैट इज ए T1 T2, T1 की वैल्यू 1 -2 और T2 की वैल्यू आपके पास 0 1 है। तो दैट इज द स्टैंडर्ड मैट्रिक्स। वर्टिकल शीयर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे है। अगर वर्टिकल शीयर ट्रांसफॉर्मेशन देखें, जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स हमने फाइंड किया था, ये आपके पास पॉइंट, ये आपके पास y एक्सिस पे पॉइंट है, x2 एक्सिस पे। यहाँ पे हम यूनिट स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये E1 और ये आपके पास E2 है। दिस वन इज E2, ये 1 0 और ये आपके पास 0 1 है। वर्टिकली इसे शीयर करना है, खींचना है इसको। देखें, वर्टिकली जब हम खींचेंगे तो इसका जो फुट है ये फुट बन जाएगा, ये फिक्स रहता है, ये आपके पास फिक्स रहता है। अब इसको यहां से पकड़े से खींचें तो इसकी पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन जो इसका फुट है वो फिक्स रहेगा। यानी ये पॉइंट जो है, ये ओरिजिन है, इसी पे रहेगा और ये जो पॉइंट है इसी पॉइंट पे रहेगा। इनको आपस में मिलाएं तो ये आपके पास इसकी पोजीशन बनती है, नया जो इमेज आपके पास बनता है। जो E1 है ये ट्रांसफॉर्म होके यहाँ पे आ चुका है, TE1। लेकिन E2 देख लें, ये चेंज नहीं होता। TE2 और E2 में कोई फर्क नहीं है। TE2 विच इज इक्वल टू E2। वर्टिकली चाहे डाउनवर्ड आप इसे शेयर करें, शेयर का मतलब खींचना होता है। अगर आप वर्टिकली डाउनवर्ड खींचेंगे तो आपके पास इसकी पोजीशन ये बन जाती है। यानी ये जो लाइन सेगमेंट है, ये इसको हमने खींच के यहाँ पे शिफ्ट कर लिया है। इसका जो एक एंड पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा और दूसरा एंड पॉइंट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। इसमें भी देख लें, जो E2 है ये फिक्स है, लेकिन E1 जो है, E1 ट्रांसफॉर्म होके इस पॉइंट पे जा चुका है, दैट इज TE1।
तो वर्टिकल शीयर ट्रांसफॉर्मेशन में जो E2 है ये चेंज नहीं होता, लेकिन E1 चेंज होता है। यहाँ पे भी हमने जी वर्टिकल शीयर ट्रांसफॉर्मेशन है दैट मैप्स E1 इनटू दिस वन। E1 शिफ्ट होके E1 माइनस 2 E2 पे जा चुका है, लेकिन E2 इज अनचेंज। ये आपको देख रहे हैं, चाहे नीचे से खींचें चाहे ऊपर से खींचें, जो E2 है ये फिक्स रहता है। इसलिए T1 E1 माइनस 2 E2 है, लेकिन E2 इज unchanged। it means TE2 which is equal to E2। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमने इसका स्टैंडर्ड मैट्रिक्स लिख लिया है। इसी तरह देखें, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये फर्स्ट पॉइंट्स को रोटेट करती है थ्रू एन एंगल 3π/4 विद नेगेटिव साइन। इट मीन्स ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, ये क्लॉकवाइज है। माइनस ये शो कर रहा है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो पॉइंट्स को रोटेट करती है इस डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंड देन रिफ्लेक्ट्स पॉइंट्स थ्रू द हॉरिजॉन्टल लाइन x1 एक्सिस, हॉरिजॉन्टल x1 एक्सिस। इसके अंदर दो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन हैं। फर्स्ट ये पॉइंट्स को रोटेट करती है और सेकंड इसको रिफ्लेक्ट करती है। तो हमें रोटेशन मैट्रिक्स भी अलग फाइंड करना है और रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स भी अलग फाइंड करना है। रोटेशन मैट्रिक्स आपके पास ये है, अगर आप एंगल फाई के साथ पॉइंट्स को हम रोटेट कर रहे हों तो जो रोटेशन मैट्रिक्स है दैट इज कॉस फाई माइनस साइन फाई कॉस फाई। ये हमने पीछे प्रूव भी किया है। इन दिस केस फाई इज इक्वल टू -3π/4। ये मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हमें कॉस फाई और साइन फाई की वैल्यूज फाइंड करनी है, और यह हम फाइंड कर सकते हैं। देखें, cos phi it means cos -3π/4। cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, तो ये माइनस को खत्म कर देगा ये cos 3π/4। अगेन cos पाई माइनस π/4। यहाँ पे cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला यूज करें, और cos π/4 स्टैंडर्ड एंगल है 45 डिग्रीज, और cos 45 1/√2 होता है। या आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। बेहतर यह है कि आपको इस फॉर्म में लिखें, फ्रैक्शन फॉर्म में, -1/√2। यहाँ पे आप cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला भी यूज करके ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस तरह साइन फाई साइन -π/4 साइन -3π/4 माइनस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ये हम जानते हैं कि cos कैलकुलस में cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, और साइन माइनस थीटा विच इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे भी आप ये माइनस पाई शिफ्ट हो जाएगा, साइन पाई माइनस π/4। यहाँ पे साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला यूज करें तो आपके पास -1/√2 ये आ जाएगा, माइनस ये है। अब ये cos फाई और साइन फाई की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। आप स्टैंडर्ड मैट्रिक्स में सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ये आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बाकी आपके पास ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है। दूसरा है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन थ्रू द लाइन x1 एक्सिस, थ्रू द हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखें, हमने E1 और E2 का रिफ्लेक्शन देखना है थ्रू x1 एक्सिस। रिफ्लेक्शन देखें, किसी भी बॉडी का किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन आप देखना चाहते हैं किसी लाइन के थ्रू, तो आपने उस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस में ये करना होता है। ये आपके पास पॉइंट है, आप रिफ्लेक्शन देखना चाहते हैं थ्रू दिस लाइन L, तो आपने ये डिस्टेंस देखना है। इतना ही डिस्टेंस आप दूसरी साइड पे जब मूव करेंगे तो दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट। ये जो पॉइंट है ये रिफ्लेक्ट होके इस पॉइंट पे जा चुका है, दैट इज द रिफ्लेक्शन। इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन यहाँ पे है, और अगर इस पॉइंट का हम रिफ्लेक्शन देखना चाहते हैं तो ये घूम के दोबारा इसी पॉइंट पे आ जाएगा, तो दैट इज द रिफ्लेक्शन। अगर पॉइंट इसके ऊपर पड़ा हो तो रिफ्लेक्शन इसी के ऊपर होता है।
देखें कैसे, मसलन ये आपके पास लाइन है और आप इसका रिफ्लेक्शन चाहते हैं तो ये तो आपके पास डिस्टेंस आएगा यहाँ पे, लेकिन पॉइंट अगर इसके करीब हो जाए तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर और करीब हो जाए तो और डिस्टेंस कम हो जाएगा, और अगर ये पॉइंट इसके ऊपर ही पड़ा हुआ है तो डिस्टेंस जीरो है। अगर डिस्टेंस जीरो है तो इट मीन्स ये इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन इस लाइन के लिहाज से इसी पॉइंट पे आएगा। तो हमने अगर पॉइंट्स का रिफ्लेक्शन देखना है थ्रू x1 एक्सिस, तो हमें E1 और E2 का रिफ्लेक्शन देखना है x1 एक्सिस के लिहाज से। E1 का रिफ्लेक्शन x1 एक्सिस के लिहाज से इसी पॉइंट पे रहेगा, क्योंकि हमने रिफ्लेक्शन इसी लाइन के थ्रू देखना है। तो T1 विच इज इक्वल टू E1 और दैट इज इक्वल टू 1 0। E1 का रिफ्लेक्शन T1 आएगा और ये इसी पॉइंट पे रहेगा 1 0। T2 इसका रिफ्लेक्शन, ये डिस्टेंस देखना है और इतना ही डिस्टेंस दूसरी साइड पे, ये डिस्टेंस अगर 1 है और दूसरी साइड पे ये -1 हो जाएगा, डायरेक्शन माइनस ये शो करता है, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव y एक्सिस के अलॉन्ग है। तो T2 आपके पास 0 -1 आ जाएगा। इस तरह आप रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स लिख लेंगे, T1 T2 T1 आपके पास 1 0 है और T2 0 1 है। अब उसने जो प्रॉब्लम पूछा हुआ है, प्रॉब्लम क्या है कि पहले पॉइंट्स को रोटेट करना है और बाद में रिफ्लेक्ट करना है। पहले रोटेशन देन रिफ्लेक्शन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहले हमने रोटेशन देखनी है, दैट इज द रोटेशन। जब ये किसी एक्स पे ऑपरेट होगा तो इसको ये रोटेट करेगा, इसका जो भी रिजल्ट आएगा उस पे रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स उसको रिफ्लेक्ट करेगा थ्रू द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो पहले रोटेशन बाद में रिफ्लेक्शन, ये ऑर्डर। अगर एक बच्चा ये लिख देता है कि पहले रिफ्लेक्शन फिर रोटेशन, दैट्स रॉन्ग। पहले रिफ्लेक्शन, पहले ये जो मैट्रिक्स है ये इस पॉइंट को रोटेट करेगा थ्रू एन एंगल थीटा, और इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको ये रिफ्लेक्ट करेगा थ्रू द लाइन x1 एक्सिस। तो पहले रोटेशन बाद में रिफ्लेक्शन। तो इसलिए यहाँ पे पहले रोटेशन बाद में रिफ्लेक्शन। तो रोटेशन आपके पास ये है रोटेशन मैट्रिक्स, और रिफ्लेक्शन आपके पास ये है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम। आपके पास ये नंबर्स आ जाएंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये आपके पास दो एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये जो मैट्रिक्स है जब किसी भी पॉइंट पे ये किसी भी वेक्टर पे ऑपरेट होगा तो उसको पहले ये रोटेट करेगा और बाद में इसको रिफ्लेक्ट करेगा। ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन है, शो दैट दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियर। एक तो ये है कि बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो यूज करते हुए आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव कर सकते हैं वेदर दिस इज लीनियर और नॉट। दूसरा ये है कि आप स्टैंडर्ड मैट्रिक्स फाइंड करें, क्योंकि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर कहलाती है अगर वो any linear transformation is called matrix transformation। कोई भी आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो तो असल में उसके करस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है। तो क्वेश्चन ये है कि हम इसको प्रूव करना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है लेकिन स्टैंडर्ड मैट्रिक्स फाइंड करके। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास R2 पे R2 ये R2 का एलिमेंट है क्योंकि इसके अंदर दो कंपोनेंट हैं, दो कोऑर्डिनेट्स हैं। ये T ट्रांसफॉर्मेशन R2 के एलिमेंट्स पे ऑपरेट हो रहा है, और जो ये आपके पास फोर कंपोनेंट्स हैं 1 2 3 और 4। तो T इज अ मैपिंग फ्रॉम R2 टू R4। ये T ट्रांसफॉर्मेशन R2 के एलिमेंट्स को R4 में कन्वर्ट कर रहे हैं। E1 आपके पास 1 0 बनेगा और E2 0 1, ये R2 के एलिमेंट है, इसलिए E1 1 0 और E2 आपके पास 0 1 है, और T इज अ मैपिंग फ्रॉम R2 टू R4। स्टैंडर्ड मैट्रिक्स फाइंड करना है, T1 फाइंड करना है और T2 फाइंड करना है। T1 मींस T1 0,
x1 की जगह यहाँ पे 1 है इस केस में, और x2 की जगह पे 0 है। अगर t x1 x2 पे ऑपरेट होता है तो रिजल्ट क्या आता है, 2 टाइम्स x2 माइनस 3 टाइम्स x1 कॉमा x1 माइनस 4 टाइम्स x2 कॉमा 0 कॉमा x2। ये हम x2 और x1 हम यहाँ से देख रहे हैं। तो फर्स्ट आपके पास 1 और सेकंड आपके पास क्या है, 0। तो 2 टाइम्स x2 0 है, 2 टाइम्स सेकंड माइनस 3 टाइम्स फर्स्ट, फर्स्ट क्या 1 कॉमा फर्स्ट माइनस 4 टाइम्स सेकंड 0, थर्ड कंपोनेंट 0 है, और लास्ट जो कंपोनेंट है वो आपके पास x2 है और x2 की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो इसको सिंप्लीफाई करें, -3 0 0 -3 1 0 0। इसी तरह TE2 आपके पास TE2 क्या है 1, TE2 आपके पास 0 1 है। तो 2 टाइम्स 1 माइनस 3 टाइम्स 0 कॉमा 0 माइनस 4 टाइम्स 1 0, और x2 यहाँ पे 1 है। तो ये आपके पास TE2 आ जाएगा 2 माइनस 4 0 1। इस तरह आपके पास स्टैंडर्ड मैट्रिक्स कॉलम में लिखना है -3 0 1 -3 1 0 0 2 -4 0 and 1। दैट इज द स्टैंडर्ड मैट्रिक्स। क्योंकि स्टैंडर्ड मैट्रिक्स यहाँ पे आ चुका है, therefore this transformation is linear। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास नोन है, एंड टी द मैपिंग फ्रॉम R2 to R3। या आप ट्रांसफॉर्मेशन को देख सकते हैं, देख के बता सकते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन किन पॉइंट्स को, किस स्पेस के पॉइंट्स को किस स्पेस के पॉइंट्स में शिफ्ट करती है। यहाँ पे क्योंकि 2 कंपोनेंट्स हैं तो ये R2 का एलिमेंट है, और यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स हैं, इट मीन्स R3 का एलिमेंट है ये। तो ये T द मैपिंग फ्रॉम R2 to R3। x फाइंड करना है अगर उसका इमेज अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन T इज -149 हो। x फाइंड करें if the image of this x under this transformation T is b आपके पास आज -149 है। तो यहाँ पे क्योंकि T लीनियर मैपिंग है, इसलिए ये इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास स्टैंडर्ड मैट्रिक्स आएगा। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। T1 आपके पास 1 0, और T2 T1 0 1 x1 1 और x2 0 है। तो 1 - 0 1 1 - 0 -1, ये माइनस यहाँ पे मौजूद है, और 3 टाइम्स 1 - 2 टाइम्स 0, तो ये 3। तो t जब E1 पे ऑपरेट होता है तो 1 - 1 3 आ जाता है। इस तरह t जब E2 पे ऑपरेट होगा तो रिजल्ट आपके पास E2 0 1, x1 की जगह 0 और x2 की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये आपके पास -2 3, और ये आपके पास -2 है। इस तरह स्टैंडर्ड मैट्रिक्स T1 T2 ये आपके पास 1 - 1 3 और -2 3 और -2। x फाइंड करना है जब इस x पे t ऑपरेट हो तो रिजल्ट आपके पास -149 आ जाए, यानी b आ जाए, b वेक्टर आ जाए, जो गिवन पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग जो पोजीशन वेक्टर है ये बनता है, दैट इज b। t द लीनियर मैपिंग तो tx which is equal to ax, यानी tx पे ऑपरेट हो या ax पे ऑपरेट हो, गेट द सेम रिजल्ट। ये आपके पास एक मैट्रिक्स इक्वेशन है, इसके करस्पॉन्डिंग आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखें a b, क्योंकि x हमने फाइंड करना है, a की वैल्यू पुट कर दी और b की वैल्यू भी पुट कर दी है। यहाँ पे गौर से देखें तो t इज द मैपिंग फ्रॉम R2 to R3। तो x के अंदर कितने कंपोनेंट्स होंगे, 2 कंपोनेंट्स होंगे, 2 अननोन होंगे, लेकिन हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो 3 हैं, 1 2 3। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। तो फर्स्ट 2 का सोल्यूशन थर्ड को लाजमी सेटिस्फाई करना चाहिए अगर ये सिस्टम कंसिस्टेंट है। फर्स्ट 2 का सोल्यूशन अगर थर्ड को सेटिस्फाई करेगा तो
ये सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। कहना ये चाहता हूँ कि अगर फर्स्ट टू इक्वेशन का सोल्यूशन सपोज दैट ये आता है पी, यानी ये जो दोनों लाइंस हैं L1 और L2 ये पी पॉइंट में से पास करती हैं। जो थर्ड इक्वेशन है वो भी इसी पॉइंट में से पास अगर करे, जो थर्ड है L3, तो ये सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। लेकिन थर्ड सपोज करे यहाँ से पास करती है तो फिर ये सिस्टम आपका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर ये थर्ड इक्वेशन है अगर ये इस कॉमन पॉइंट में से पास नहीं करती देन दिस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो यहाँ पे नज़र ये आ रहा है कि शायद थर्ड इक्वेशन सपोज दैट 0 हो जाए तो आप ये कहें कि ये एक वेरिएबल फ्री हो गया। नो, यहाँ पे फर्स्ट टू का सोल्यूशन थर्ड को लाजमी सेटिस्फाई करना चाहिए। ये उसी टाइम पॉसिबल है कि थर्ड रो पूरी की पूरी 0 हो जाए। तो देखिए एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएं, R2 प्लस R1 और R3 माइनस 3 टाइम्स R1, तो ये आपके पास 0 0 1 माइनस 3 1 3 और यहाँ पे 4 12 आ जाएगा। इस तरह R3 माइनस 4 टाइम्स R2 करेंगे, ये आपके पास 0 और ये भी 0 हो जाएगा। 4 टाइम्स 4 0 और 12 माइनस 4 0। ये इंडिकेशन है कि फर्स्ट टू का सोल्यूशन थर्ड को लाजमी सेटिस्फाई करेगा। तो अब सेकंड इक्वेशन से x2 की वैल्यू फाइंड करें और ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो आपके पास x आपके पास आ जाएगा 5 3।